चलिए, वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस पे सभी का स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज के महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर पे हम लोग बात करेंगे बेटा। तो बिना समय गवाए जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के। टेक्निकल टीम एक बार चेक कर लीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अ, ठीक है, मेरी आवाज़ जा रही है, प्रॉपर तरीके से जा रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर, क्योंकि करंट अफेयर जितने भी मैं टॉपिक आप सभी को पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में लगातार, अभी चूंकि बेसिक लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसके एडवांस लेवल पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के जो मेन मेन टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है निग्रोस द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये निग्रोस द्वीप क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कि निग्रोस द्वीप क्या है इसके बारे में चर्चा परिचर्चा होगा। दूसरा हम बात करेंगे रूस की नई परमाणु पनडुब्बी जो है खाबा रोप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईएसटीआईसी 2025 में जो है 1 लाख करोड़ की आरडीआई फंड की घोषणा की है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू का जो संबोधन हुआ है उस संबोधन से रिलेटेड बात करेंगे। और पांचवा बात करेंगे शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास, अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें से विश्व फाइनल में सबसे युवा अर्ध शतकवीर बनी है, इनके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सभी टॉपिकों को एक एक करके बात हम लोग करेंगे। तो बिना समय गवाए जो है सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा निग्रोस द्वीप के बारे में बात करें हैं। निग्रोस द्वीप क्या है? ये जो निग्रोस द्वीप, जो निग्रोस आइसलैंड के बारे में अगर हम बात करें, ये दिख रहा है ना आइसलैंड, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं आपको। निग्रोस द्वीप जो है, जो निग्रोस द्वीप है, चूंकि फिलीपींस के जो निग्रो द्वीप पर अभी जो है आपने देखा होगा कि भूकंप की दर्ज किया गया, भूकंप की तीव्रता को दर्ज किया गया है। और जब भी भूकंप आता है, झटके आते हैं, कंपन आता है, तो ज्यादा हानि होती है हमेशा। कभी ना कभी म्यांमार में अब देखोगे या कहीं पे भी देखोगे, भूकंप का एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, भूकंप आएगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा तो भाई जान मान हानि की खतरा होगी। और बड़े पैमाने पर जो है वहां पर जो है ये चीज देखने को मिली है। चूंकि अगर हम, चूंकि द्वीप है और द्वीप पर जो है यहाँ पर जो निग्रोस द्वीप है, और मैंने कहा कि निग्रोस जो द्वीप है, निग्रोस द्वीप, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये निग्रोस द्वीप, तो ये निग्रोस द्वीप बेसिकली है कहाँ? तो ये मैंने कहा कहाँ पर है, तो ये फिनलैंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? फिनलैंड में है। और 5.8 तीव्रता की जो है यहाँ पर भूकंप की जो स्थिति दर्ज की गई है, तीव्रता की जो है, अगर कहा जाए कि कितने तो याद रखिएगा, सॉरी फिलीपींस में है ये मैं फिलीपींस है, सॉरी फिनलैंड लिख रहा हूँ, ये फिलीपींस में है, याद रखिएगा फिलीपींस। जिसकी राजधानी क्या है बेटा? राजधानी इसकी, राजधानी क्या है फिलीपींस की? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आप सभी जानते भी हैं। ठीक है, तो 5.8 तीव्रता की जो है भूकंप आई है, भूकंप। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बताइए कि निग्रोस द्वीप चूंकि किसका हिस्सा है, तो जो निग्रोस द्वीप है ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट किसका है? तो ये पार्ट है आपका किसका बेटा? एक है वियासेन द्वीप समूह, वियासेन द्वीप समूह का, वियासन द्वीप समूह आइलैंड का जो है ये पार्ट है, द्वीप समूह का भाग है। याद रखिएगा, वियासेन द्वीप समूह का क्या है बेटा? यह भाग है। और यह न केवल देश का चौथा सबसे बड़ा बल्कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, यह भी रखिएगा। यह जो है निग्रोस द्वीप है, जो कि कई बार यूपीएससी की परीक्षा में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यह न केवल देश का चौथा, याद रखिएगा, निग्रोस द्वीप न केवल देश का चौथा, याद रखिएगा, देश का चौथा, बल्कि ये जो द्वीप, इस द्वीप की खूबसूरती यही है कि यह द्वीप जो है न केवल देश का चौथा बल्कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, बल्कि तीसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला, याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, जनसंख्या वाला द्वीप है, यानी कि आइलैंड है। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए निग्रोस द्वीप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताइए कि सर निग्रोस जो द्वीप है वो कहां पर है? फिलीपींस में है। कितना भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है? तो 5.8 दर्ज की गई है। और जब भी तीव्रता होगी, जैसे मैं बीच बीच में इसलिए लिखता हूं, तो जब भी इसका सिनॉप्सिस आए या जो भी मेंस में क्वेश्चन आए तो कम से कम आप 50-100 शब्द इससे लिख सकते हैं। और जब भी क्या होगी, भूकंप आएगी, भूकंप की तीव्रता दर्ज की जाएगी, तो जाहिर सी बात है जान माल की हानि होगी। ठीक है, चूंकि और यह घटना जो है भूकंपी सक्रियता को एक बार फिर से रेखांकित भी करता है। और मैंने ये कहा कि यह केवल न देश का चौथा बल्कि तीसरा सबसे अधिक क्या है बेटा? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह द्वीप है।
तो इसके बारे में जो है मेन जो चीजें हैं इसके बारे में जानिए कि यह जो द्वीप है ये द्वीप नहीं है बल्कि क्या है बेटा, मेन जनसंख्या वाला, क्या कहा जाए तो मेन जनसंख्या वाला बेटा यह द्वीप है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, चलिए ठीक है, ठीक। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो यह द्वीप जो है कितना मीटर लंबा है, 217 किलोमीटर का है, 217 किलोमीटर का है। यह द्वीप जो है बेटा 217 किलोमीटर लंबा है और 35 से लेकर अगर कहा जाए 79 किलोमीटर चौड़ा है। इसका आकार जो होता है वो बोट जैसा दिखाई देता है। आकार कैसा दिखाई देता है इसका, इसका जो आकार होता है बोट जैसा, नाव जैसा दिखाई देता है। याद है, इसका आकार जो है वो नाव जैसा दिखाया जाता है। क्योंकि इसकी सीमाएं जो है निग्रोस द्वीप की, अगर आप सीमाओं को देखोगे तो उत्तर पश्चिम में अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट में जो है ये पनाया द्वीप समूह से, जिसे जिसे हम कहा जाए, जो पनाया द्वीप समूह से अगर कहा जाए तो गुइमारस जो जल संधि है उससे यह अलग करता है। पूरब में जो है सेबू द्वीप है जिसे तनोन जलामंडल से जो है इसे अलग करता है। ये भी बात आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो अगर निग्रोस द्वीप की याद रखेगा, या न केवल देश का चौथा बल्कि तीसरा, देश का चौथा है बल्कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। आकार नाव की तरह है। फिलीपींस में यह द्वीप समूह है। 5.8 की तीव्रता भूकंप की आई है और यह पार्ट किसका है, जो वियासन द्वीप समूह का यह भाग है और 217 किलोमीटर क्या है ये लंबा है। एक फैक्चुअल डेटा मैं आप सभी को ये दे रहा हूं, इसको आप सभी को याद सभी को करना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आए तो कम से कम ये बताने की स्थिति में रहे कि निग्रो द्वीप समूह क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दी। एक बार देख लीजिए आप सभी, एक बार जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी लोग देख लीजिए जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं निग्रोस द्वीप समूह को लेकर। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की जो मैंने अभी बात किया, पूर्व में याद रखिएगा जो इसकी स्थिति है, इसकी स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, स्थिति भाई कोई भी द्वीप समूह है तो इसके अगल बगल कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो है पूरब में सेबू द्वीप से, याद रखिएगा पूर्व में कौन सा द्वीप है, पूर्व में सेबू द्वीप, सेबू आइसलैंड, पूर्व में सेबू द्वीप है, याद रखिएगा। और उत्तर और दक्षिण में इसकी बात की जाए, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण में इसकी बात की जाए तो वियासन सागर, वियासन सागर, एक वियासन सागर है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा ये जो है सुलू सागर है। कौन सा बेटा, सुलू सागर। वियासन सागर और सुलू सागर की बात अगर हम करें क्रमशः यहां पर स्थित है। तो उत्तर में कौन सा है, उत्तर में आपका वियासन सागर है और दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में इसके सुलू सागर है, ठीक है। निग्रोस द्वीप के बारे में मैंने कहा कि बीचों बीच जो है केंद्रीय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो कटाव के कारण गहराई से जो है खंडित होती है। ये श्रृंखला जो है आपने देखा होगा, माउंट कैलानओन का नाम आपने सुना होगा जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वल्केनो है। और द्वीपों का सबसे ऊंचा बिंदु भी जो है यही दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद होना। इसकी स्थिति अगर आपसे पूछे तो स्थिति कम से कम बताइए कि पूर्व में सेबू द्वीप है, उत्तर और दक्षिण में वियासन सागर तथा सोलू सागर इसके स्थित है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और चूंकि पेपर में इसकी स्थिति है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। अगर और भी चीजों की बात की जाए, चूंकि मैंने हर मुद्दे पर बात किया, इसके फाइनल अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि भाई कंक्लूजन में क्या क्या चीजें हैं, इसके फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है निग्रोस द्वीप के द्वीप के बारे में इसके, तो कह सकते हैं कि निग्रोस द्वीप न केवल अपनी भौगोलिक विविधता यानी कि जो डाइवर्सिटी है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है, बल्कि यह भूकंपी दृष्टि से भी जो है संवेदनशील भी है। भूकंप चूंकि इस बात की याद भी दिलाता है कि फिलीपींस जैसे द्वीपीय देशों को आपदा प्रबंधन और चेतावनी जो तंत्र को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखना पड़ेगा। तो इस बात को भी आप सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि काफी जो ये द्वीप समूह जो है, ये द्वीप समूह जो है, ये मैंने कहा कि ये जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह क्या है बेटा, जो भौगोलिक विविधता, याद रखिएगा, भौगोलिक जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है, भौगोलिक विविधता प्लस सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भौगोलिक विविधता और सुंदरता के लिए बेटा यह प्रसिद्ध है। बल्कि यह जो है भूकंपी दृष्टि से संवेदनशील भी है, याद रखिएगा। भूकंपी दृष्टि से क्या है? दृष्टि से संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। संवेदनशील है। तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जो है आपके क्वेश्चंस देखने के परीक्षा में मिल सकते हैं, तो इस टॉपिक को याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पॉइंट इसमें बताया है, इसकी पूर्व पश्चिम सब, उत्तर दक्षिण सब बात किया गया। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा, रूस की नई परमाणु पनडुब्बी जो है, जिसका नाम है खाबारोव्स्क, ठीक है। चूंकि रूस से हमारा बहुत पुराना संबंध भी है, और रूस, चूंकि रशिया में हमारे स्टूडेंट भी जाके पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। रूस, चूंकि आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब, और रूस से हमारा बहुत पुराना संबंध भी है। अभी हाल ही में जो रूस ने, ये पनडुब्बी आपको दिख रही है, तो रूस ने नवीनतम परमाणु संचालित जो पनडुब्बी है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस जो पनडुब्बी दिख रहा है आप सभी को, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यही क्वेश्चन आपसे उठा के पूछा जाएगा। तो ये पनडुब्बी जो है, चूंकि पानी की जो है, उसे खावा रोवक्स जिसे कहते हैं, खावा रोवक्स जो लिखा भी है यहाँ पर, तो खावा रोवक्स को जो लॉन्च किया है वो रूस ने लॉन्च किया। तो पहले एक बार देख लीजिए इन चीजों को, फिर हम लोग जो है चर्चा पर चर्चा इसकी करते हैं, खबरोबस के बारे में कि क्या होता है, खबरोबस क्या है, ये सारी चीजें जो हम लोग बात करते हैं। तो आइए एक एक करके जो है बिना समय गवाए हम लोग बात करते हैं रूस के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ठीक। रूस ने, चूंकि मैंने कहा कि पनडुब्बी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो रूस की नई पीढ़ी की जो है, ये भारी परमाणु संचालित जो है मिसाइल पनडुब्बी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका ये है, परमाणु संचालित जो है, परमाणु संचालित जो क्या है, मिसाइल पनडुब्बी है। इसे रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने जो है इसे क्या किया है, डिजाइन किया है। इसका जो निर्माण हुआ है वो सिमावा शिपयार्ड में हुआ है, और ये वही सिमावा शिपयार्ड है जिसने पहले भारत के आईएनएस विक्रमादित्य को क्या किया था, रेट्रोफिट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो रूस की परमाणु पनडुब्बी के बारे में लिख लीजिए, रूस की परमाणु पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी। जो रूस की परमाणु पनडुब्बी के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहले मैंने यही कहूंगा कि जो खाबारोव्स्क जो है, खाबारोव्स्क जो है, खाबारोव्स्क जो है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च बाय रूस, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, यह नई पीढ़ी की भारी, लिख लीजिए, नई पीढ़ी की भारी, ये जो पनडुब्बी है बेटा, नई पीढ़ी की भारी परमाणु संचालित मिसाइल, परमाणु संचालित मिसाइल पनडुब्बी है, मिसाइल पनडुब्बी है, परमाणु संचालित मिसाइल पनडुब्बी है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे रूबिन सेंट्रल, जो कि रसिया का है, लॉन्च बाय, लिख लो, लॉन्च बाय रूबिन सेंट्रल। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बेटा, तो रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन, लिख लो, डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया है बेटा, इसे डिजाइन किया गया। इसका निर्माण, चूंकि मैंने कहा, सेवमास शिपयार्ड में हुआ है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण हुआ है इस पनडुब्बी की, किस शिपयार्ड में हुआ है, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो सेवमास शिपयार्ड, सेवमास शिपयार्ड में हुआ है, सेवमास। शिपयार्ड, इसका निर्माण हुआ सेवमास शिपयार्ड में हुआ है, जिसने पहले भारत के आईएनएस विक्रमादित्य को जो है रेट्रोफिट इसने किया था।
तो पहले इतना लिख लीजिए आप सभी, रूस की परमाणु पनडुब्बी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रूस की परमाणु पनडुब्बी क्या है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन परीक्षा में आपको बेटा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि क्या अगर इस पनडुब्बी के आने से बेसिकली क्या हमारा महत्व है, तो कह सकते हैं कि यह पनडुब्बी जो है, चलिए इसका महत्व के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें, की पॉइंट लिख लीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो कम से कम उसके मेन क्रक्स को आप जान लीजिए। तो कह सकते हैं कि यह पनडुब्बी जो है बेटा, रूस की सामरिक, लिखिए पहला, रूस की सामरिक, यह जो पनडुब्बी है रूस की सामरिक परमाणु शक्ति को, परमाणु शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा, नई ऊंचाई पर ले गया। दूसरा क्या होगा, रूस की समुद्री सीमाओं, दूसरा लिख लीजिए, रूस की समुद्री सीमाओं, रूस की बेटा समुद्री सीमाओं और वैश्विक हितों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा, और वैश्विक हितों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। भूमिका निभाएगा, 2 पॉइंट हो गए। और सबसे ज्यादा जानते हैं या नाटो के बारे में, या आप सब जानते हैं, यह अमेरिका और जो नाटो देशों के बीच, लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, यह अमेरिका और नाटो देशों के बीच में नॉर्थ जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड नाटो, तो यह अमेरिका और नाटो, नाटो के बारे में आप सब जानते हैं, तो यह अमेरिका और नाटो देशों के बीच, नाटो देशों के बीच, नाटो देशों के बीच वैश्विक, चूंकि देशों के बीच जो है, अगर कहा जाए, जो सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, लिख लीजिए सामरिक संतुलन, बनाए रखने में मदद करेगा, मदद करेगा। तो अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो ये सारी चीजों को, चूंकि इसने, रूस ने इसे लॉन्च किया, रूस ने संदेश भी दिया है कि वह समुद्री शक्ति और तकनीकी सस्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी है। आप जानते हैं कि जिस देश के पास, जिसकी नौसेना मजबूत है, आपने देखा होगा अंग्रेजों का भी, अपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि ब्रिटेन की ताकत इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ब्रिटेन की नौसेना बड़ा मजबूत थी, और जिसकी नौसेना पे पकड़ होती है वही राज करेगा। आज भी सारा व्यापार किसके माध्यम से होता है, ट्रेड जो होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। तो जब जब ये चीजें होती इसलिए भी है कि अपनी शक्ति का भी इनको प्रदर्शन करना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये अमेरिका और नाटो देशों के बीच जो है, देशों के बीच सामरिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करेगा। और रूस ने यह संदेश दिया है अन्य देशों को भी कि वो अपने समुद्री और तकनीकी श्रेष्ठता बनाने रखने के लिए वो क्या है, कमिटेड है, यानी कि वो प्रतिबद्ध है। तो ये भी पॉइंट आपको इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हर देश जो है अपने आप को मजबूत कर रहा है, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, इसलिए इस चीजों को भी जो है बड़े बारीकी से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम की पॉइंट जो क्रक्स है मैं वही आपको बता रहा हूं। इस पनडुब्बी की, रूस की परमाणु पनडुब्बी, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका निर्माण किसने किया, ये क्या है, ये 2-4 शब्द अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, इसके महत्व को भी मैंने बताया कि रूस की सामरिक परमाणु शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, रूस की समुद्री सीमाओं और वैश्विक हितों को रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा, और यह अमेरिका और नाटो जैसे देशों के जो बीच में जो रिलेशंस है, उन सामरिक संतुलन को बनाए रखने में भी क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से आप लोग करिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ESTIC के बारे में बात करें, 2025 जो है, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है,
और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, लिखा भी है कि इमेजिन, इनोवेटेड, इंस्पायर फॉर विकसित भारत 2047। यानी कि आजादी के जो 100 साल जब हमारे कंप्लीट होंगे उसकी बात की जा रही है। और इसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए, याद रखिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए फंड दिए हैं। सरकार ने इसके लिए कितना दिया है? 1 लाख करोड़ रुपए फंड दिए हैं। ये जो ESTIC क्या है, तो इसका मतलब है इमर्जिंग, S फॉर साइंस हो गया, T फॉर टेक्नोलॉजी हो गया, I फॉर इनोवेशन हो गया, एंड इसका मतलब है इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025। तो देख रहे हैं सारे देश के नेता, यहां पर जितेंद्र सिंह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, और सभी अन्य देशों के भी जो है यहाँ पे महामहिम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो सरकार ने आखिर ये क्या है ESTIC, जिसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है? और ESTIC का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025, जिसके लिए सरकार ने, चूंकि विकसित भारत का जो सपना हमारा है कि जब भी आजादी के 100 साल कंप्लीट हो तो हम क्या करें, अमृत महोत्सव वैसे बना ही रहे हैं 75 साल पे, तो 100 साल पे विकसित भारत का जो सपना है उसको लेकर चलना है। तो एक बार देख लीजिए इसके फुल फॉर्म को, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम एक एक करके जो है इन चीजों को लेकर चलते हैं कि क्या है ये मेन मेन जो चीजें हैं। तो अभी हाल ही में जो है, अगर हम ESTIC की बात अगर हम करें या इसकी भागीदारी को लेकर हम बात करें, तो सरकार ने, चूंकि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ESTIC का अभी फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आप सभी को। तो ESTIC 2025, याद रखिएगा 3 नवंबर की बात है ये। 3 नवंबर को सरकार ने, मतलब PM के द्वारा इसका उद्घाटन, PM के द्वारा उद्घाटन, ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि इसका उद्घाटन किसने किया। और इसका जो फुल फॉर्म है कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नई दिल्ली के, कई कल परीक्षा में जो है मंडपम में, परीक्षा में क्या है ये भी पूछ देता है, जगह भी आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन तो इन्होंने किया। अच्छा, ESTIC का फुल फॉर्म तो चलिए हो गया, इमर्जिंग जो है, अभी मैंने कहा कि इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। नहीं लिखना तो लिख लीजिए इमर्जिंग, इमर्जिंग, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, I फॉर इनोवेशन, और C फॉर कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव, दैट इज कॉल्ड ESTIC। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 3 नवंबर को किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया है। इस अवसर पर मोदी जी ने चूंकि फंड भी रिलीज किया है, तो वो फंड कितना है बेटा? वो फंड 1 लाख करोड़ रुपए का है। याद रखिएगा, जो फंड दिया है वो फंड कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। 1 लाख करोड़ रुपए का ये बेटा ये फंड है। और ये फंड किस लिए दिया गया? ये फंड RDI के लिए दिया गया, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सरकार ने RDI की घोषणा की। RDI क्या है? रिसर्च, लिख लो, रिसर्च डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अनुसंधान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके लिए क्या किया सरकार ने? फंड दिया कि भैया आप इस पे काम करो। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की घोषणा किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। अगर आपसे पूछा जाए ये फंड क्यों दिया गया है, तो ये फंड दिया गया है इसलिए भी ताकि निजी क्षेत्र के जो भी है, इस फंड का मेन उद्देश्य क्या है? आपसे मैं अगर यही पूछ दूं कि इस फंड का उद्देश्य, चलिए अगले पेज पे मैं बता देता हूं। इस फंड का उद्देश्य क्या है? अगर 1 लाख करोड़ का सर ने RDI दिया है, अगर मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का, मैं लिखवाता इसलिए भी हूं ताकि आप लोग को याद रहे, 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च RDI दिया है, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन दिया है सरकार ने 1 लाख करोड़ का। तो आप मुझे बताइए इसका मेन उद्देश्य क्या? अगर मान लीजिए दे दिया, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसीलिए दिया है, निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
प्रोत्साहित करना। अनुसंधान को क्या करना बेटा, निजी क्षेत्र के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये याद रखिएगा कि इसका मेन उद्देश्य है निजी क्षेत्र के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। अनुसंधान चूंकि रिसर्च फाउंडेशन दिया गया है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जो शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योगों के बीच शोध सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे क्या होगा, शैक्षणिक संस्थान जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन है और शोध संस्थाओं को इससे क्या होगा, शोध करने वाले संस्थाओं को इससे क्या होगा, संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो इस बात को क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल शैक्षणिक संस्थाओं को इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो एक एक पॉइंट देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को जब भी ये नोट्स देखें या जब भी आपका पेपर हो तो पहले ESTIC क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया है, कहां लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, RDI क्या है, सरकार क्यों दे रही है, तो कम से कम इतनी बातों को आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस फंड को प्रयोगशाला से यानी कि लेबोरेटरी से बाजार तक की दूरी को पाटने वाला ये कहा गया एक ब्रिज बताया है। यह फंड क्या करेगा, डीप टेक, हार्डवेयर और जो मॉडर्न साइंस है जैसे क्षेत्रों के रिसर्च के लिए नीति आधारित समर्थन प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यही है कि निजी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, इनोवेशन को व्यावसायिक रूप देना। इसका और उद्देश्य में लिख सकते हैं, ये जो उद्देश्य मैं आपको लिखवा रहा हूं 2 पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया, एक और पॉइंट लिख लीजिए। इसका उद्देश्य यह भी है क्या बेटा, निजी निवेश को आकर्षित करना, लिख लीजिए, निजी इन्वेस्टमेंट को, निजी निवेश को आकर्षित करना। और जब निजी निवेश आकर्षित होगा और नवाचारों को व्यावसायिक रूप देना, इनोवेशन को और नवाचारों को व्यावसायिक रूप देना, नवाचारों को व्यावसायिक रूप देना। तो ये भी बात है इसमें लिख सकते हैं कि निजी निवेश को आकर्षित करना और नवाचारों को व्यावसायिक रूप देना। लिख लीजिए पहले इतना लिख लीजिए आप सभी। जो भी मेन पॉइंट था हमने आपको बताया तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो मेन चीजें हैं इसके टोटल जो विषय की बात की जाए कि कितने विषय थे, 1 लाख करोड़ रुपए का किया गया। कौन कौन से सब्जेक्ट पे इस पे बात की गई, अगर मान लीजिए मैं यही कहूं किस किस सब्जेक्ट पे बात की गई है, तो टोटल 11 विषयों पे बात की गई है। टोटल जो विषय है वो बेटा 11 है, या 11 प्रमुख क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। विषय 11 प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है बेटा, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज दुनिया काम कर रही है। सेमी कंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर लिख लीजिए, सेमी कंडक्टर है, इस पे बात हुई। और इसके साथ साथ बेटा क्वांटम तकनीक की बात मैंने किया, क्वांटम तकनीक की बात इस पे की गई है। तो याद रखिएगा ये जो विषय है 11 प्रमुख क्षेत्रों के लिए है, और AI है, सेमीकंडक्टर है, क्वांटम तकनीक है, इस पे भी बात इन्होंने किया है, ठीक है। तो भारत को चूंकि तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाती ये नीति है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भारत को एक तकनीकी अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना पर जो आधारित जो सफलता के रूप में से उदाहरण के रूप में कहा भी है। उन्होंने एक और बात इसमें किया है, ये जो पॉइंट है इसमें ये लिख सकते हैं कि मोदी जी ने जो एक अगर कहा जाए सैटेलाइट का भी बात किया है। उन्होंने जीसैट जो सैटेलाइट है, जीसैट जिसे पूरा कहा जाए 7R। अब जीसैट 7R जो है ये बेसिकली सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण का भी, सैटेलाइट है ये, सैटेलाइट के सफल लिख लो, जो परीक्षण हुआ था, जो प्रक्षेपण का भी उल्लेख किया है, परीक्षण का भी उल्लेख किया है, लिख लो।
परीक्षण का भी उल्लेख किया है, उल्लेख किया। मैं इसीलिए एक एक चीज लिखवा भी रहा हूं ताकि ये ना लगे कि आप लोगों की बेसिक कभी पढ़ रहे हो, अभी शुरुआती दौर है, आपको लगे कि नहीं नहीं करंट अफेयर तो बहुत सारा हाई फाई पढ़ा है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए। सिनॉप्सिस इसलिए बनाता हूं ताकि जब भी मेंस हो, अगर ये चीजें प्रीलिम्स में तो चलो पूछ लेगा कहां पर हुआ, क्या हुआ, किस डेट को हुआ, इसका मेन उद्देश्य से पूछ लेगा, लेकिन इसके साथ साथ तो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। लिख लीजिए, जो सफल परीक्षण की बात तो किया, भारत की जो अंतरिक्ष संचार क्षमताओं में यह प्रगति का संदेश ही है। ये सैटेलाइट से क्या है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति का संदेश है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति का संदेश, भारत की प्रगति का संदेश का संकेत है, संकेत है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मोदी जी ने जो है इसमें ESTIC का जो उद्घाटन 3 तारीख को किया है, उसमें इन सभी चीजों की बात की है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको अपने उसमें लिखना है, याद भी रखिएगा। लिख लीजिए पहले इतना। अगला जो हम टॉपिक की बात अगर हम करेंगे तो उसके बारे में हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं बेटा, कि अगला टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, उत्तराखंड की मेन जो चीजें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, जो सारी चीजों पे हम लोग, ठीक है, वो देख लिया मैंने। चलिए अगला हम बात करेंगे, चलिए उत्तराखंड के बारे में। अगला जो टॉपिक देखिए, ये राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने उत्तराखंड का जो विधानसभा के विशेष सत्र में जो है राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उत्तराखंड की बात अगर हम करें, चूंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए, 3 राज्य अलग हुए। सन 2000 की अगर हम बात करें, 2000 वर्ष 2000 में एक है आपका यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से एक अलग राज्य हुआ जिसका नाम है झारखंड, और मध्य प्रदेश से बेटा एक अलग राज्य अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़। 3 चीजें याद रखिए। उत्तराखंड चूंकि वहां टूरिज्म है, मेन अगर आय का स्रोत सरकार का है वो टूरिज्म है, और सरकार टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क भी वहीं उत्तराखंड में ही है। पहाड़ों की रानी मसूरी, या अगर आप देखें ऋषिकेश, हरिद्वार, सब उत्तराखंड में ही है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य की चूंकि रजत जयंती था, और रजत जयंती का मतलब है कि उत्तराखंड चूंकि का 25 वर्ष पूरा हुआ, 25 वर्ष। भाई आप देखे होंगे कि उत्तराखंड सन 2000 में, फिर 14 में आया तेलंगाना, फिर 19 में आपने देखा होगा भाई 14 में कौन सा राज्य अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। 2014 में तेलंगाना हुआ, 2019 में 2 यूके बने केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका लद्दाख बना और दूसरा आपका कौन सा बना, जम्मू कश्मीर बना, JNK बना। जम्मू कश्मीर की खुद की विधानसभा है, लद्दाख की विधानसभा नहीं है। किंगवांगचू देखता होंगे, उन्होंने बार बार कह भी रहे हैं कि सर विधानसभा है इनका, इनका विधानसभा नहीं है। कह रहे हैं इनका कि भाई हमारी भी विधानसभा होनी चाहिए ताकि हमारे लोग भी जाएं उसमें, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी आई, ठीक है। ये एक डिटेल मैंने आपको बता दिया। राज्य कब अस्तित्व में आए, तो सन 2000 में 3 राज्य पृथक हुए। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ। आप देखिए जो उत्तराखंड है, मैंने कहा कि यहां का जो आय का स्रोत है वो सिर्फ टूरिज्म है, पर्यटन है। सरकार पर्यटन को प्रमोट करती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में 7 लोकसभा की सीटें भी हैं। उत्तराखंड में याद रखिएगा 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी वहां के CM है उत्तराखंड की, याद रखिएगा। उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी है, धामी। और एक चीज और है उत्तराखंड के बारे में, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो है UCC जिसे कहते हैं, कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं, समान नागरिक संहिता को जो है शुरुआत करने वाला, चूंकि गोवा तो है ही, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य बना जो समान नागरिक संहिता को जो है क्या किया, शुरुआत की।
तो उत्तराखंड के बारे में कई चीजें हैं। उत्तराखंड वो राज्य जो कि यूपी से हुआ अलग हुआ कब? वर्ष 2000 में। 2025 में 25 वर्ष पूरे। और ये उत्तराखंड वो राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। लिख लीजिए, समान नागरिक संहिता को लागू किया। अब मैंने कहा कि जब रजत जयंती इसकी मनाई गई है, ये उत्तराखंड की क्या मनाई गई है बेटा? रजत जयंती। रजत मतलब आप जानते ही हैं, रजत जयंती बनाई गई। और विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है देहरादून में, जो है चूंकि राजधानी देहरादून है, सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जो है मानव विकास संकेतों में सुधार की बात की, शिक्षा दर में वृद्धि की बात की, जो लिंगानुपात है उसकी बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, और सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की और उन पहलुओं की सराहना भी उन्होंने किया है। भाई जाहिर सी बात है, वो गई हैं 25 साल कंप्लीट होने पर, और जो सरकार ने जो 25 साल में जो इनोवेशन वहां पर उत्तराखंड में किए हैं, पहले तो उत्तराखंड में जो है जो भी सीएम होता था वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता था 5 साल, लेकिन 25 वर्षों की जो गरिमामय जो गाथा है उत्तराखंड की, उसको सम्मानित करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए, इस उद्देश्य से जो है ये सभा आयोजित किया गया था। तो कई मुद्दों पर उन्होंने चूंकि बात भी किया उत्तराखंड को लेकर, चूंकि उत्तराखंड एक बड़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। नैनीताल हुआ, या देहरादून की बात कर लो, चाहे मैसूरी की बात कर लो, चाहे वो जिम कार्बेट की आप बात कर लो, हर चीजें उत्तराखंड मतलब प्राकृतिक से भरा जगह है उत्तराखंड। चूंकि यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड, आप सभी जानते भी हैं। सहारनपुर के जस्ट बगल में ही उत्तराखंड है, आप सभी देहरादून है, आप देखा होगा। और चूंकि यूपी के सबसे ऊपर देखेंगे उत्तराखंड में, मतलब सहारनपुर है, और सहारनपुर जो है नॉर्थ में पड़ता है, और नॉर्थ जस्ट बगल में जो है आप देखेंगे सहारनपुर 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तराखंड से भी है, और हिमाचल प्रदेश से है, और हरियाणा से भी है। तो ये सारी चीजों पे उन्होंने बात किया, उन संकेतों में सुधारों की बात भी इन्होंने किया। ठीक है, तो चूंकि रजत जयंती बनाई गई है, उनके संबोधन को अप्रिशिएट भी किया गया है, और उन्होंने जो 25 साल की जो उत्तराखंड की यात्रा है, जो सरकारों ने जितना बढ़िया अचीवमेंट किया है, उस पर उन्होंने ये चीजों पे बात भी इन्होंने किया है। तो पहले इतना लिख लीजिए आप सभी, फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि चीजों को और अच्छे से किया जाए। तो इसके लिए जो है सरकार चूंकि हर मुद्दे पर जो है बात भी की है। मैंने अभी कहा कि समान नागरिक संहिता की बात, क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य था, उत्तराखंड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटा सा राज्य होने के बावजूद जो उत्तराखंड ने अचीवमेंट हासिल किए, वो अचीवमेंट एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जानते हैं यूनिफॉर्म यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल, ठीक है, और सी फार जो है कोड हो जाएगा। तो इसने सबसे पहले लागू किया, सबसे पहले लागू सबसे पहले लागू हुआ आर्टिकल 44 का। आप जानते हैं आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान, सभी व्यक्ति के लिए नागरिक संहिता नियम समान होने चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो, यही बात करता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक यह सशक्त कदम है। उन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा जो जितने भी विधेयक को पारित किए गए हैं उसको भी अप्रिशिएट किया है। जैसे उत्तराखंड लोकायुक्त आयोग की बात उन्होंने किया, विधेयक की उन्होंने प्रशंसा किया। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रशंसा किया। जैसे एक विधेयक है, बहुत सारे विधेयक आ चुके, राज्य इतने साल हो गए 25 साल, तो बहुत सारे विधेयक पारित होंगे। जैसे उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, लिख लीजिए उत्तराखंड, जैसे अन्ना हजारे ने मूवमेंट तैयार किया था उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, तो अन्ना हजारे ने जो शुरुआत उन्होंने किया, तो उन्होंने लोकपाल की बात किया कि भाई केंद्र में लोकपाल हो, राज्यों में लोकायुक्त हो। तो इस तरह की सारी चीजें उन्होंने अप्रिशिएट किया काम का कि भाई 25 साल में आपने बहुत अच्छा किया, और समान नागरिक सबसे पहले लागू भी इसने किया उत्तराखंड ने। तो इसको भी आप सभी को जानना चाहिए, लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूं। अगला हम बात करेंगे बेटा, चूंकि
अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे, अभी हाल ही में जो है विश्व कप के फाइनल में सबसे युवा अर्धशतकवीर हैं शेफाली वर्मा ने। शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास और विश्व कप के फाइनल में जो है आपने देखा होगा सबसे युवा अर्धशतकवीर हैं शेफाली वर्मा। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। अभी सब लोग जो है बड़ा तारीफ बस पूरी दुनिया कर रही है इनकी। सबसे बड़ी बात यह है कि शेफाली वर्मा ने जो विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा था महिला विश्व कप का, 78 गेंदों में इन्होंने 87 रन बनाए। सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है विश्व कप के फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा जो खिलाड़ी बन गई है शेफाली वर्मा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो बात यह है, शेफाली वर्मा का ये जो प्रदर्शन है बेटा केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के भविष्य की झलक भी है। उन्होंने जिस आक्रामक तरीके से वीरेंद्र सहवाग की शैली में, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, कभी सचिन और सहवाग एक साथ आते थे, उसी तरह से इन्होंने जो है उस तरह से मतलब उसी फॉर्म में इन्होंने भी खेला। यह मैच जो है सिर्फ भारत के लिए जीत नहीं था, बल्कि महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। क्योंकि महिलाएं भी अब जो है अब खेल रही हैं, चीजें हो रही हैं। और जिन्होंने जितने आत्मविश्वास के साथ, जितनी आक्रामकता के साथ इन्होंने चीजों को किया, पूरी दुनिया इनकी तारीफ कर रही है। शेफाली वर्मा किसी नाम की मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इनको जान रही है। और आप जानते हैं कि फाइनल के इतिहास में, ठीक है, महिला विश्व कप फाइनल के इतिहास में दूसरे सबसे बड़ा जो स्कोर भी इस बार का था भारत का, वो था 298 में 7 विकेट था। तो हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस ये जान लीजिए कि जिस आक्रामकता के साथ इन्होंने जो है इस बार का जो अर्धशतक लगाया है वो काफी काबिले तारीफ है। और सरकार जो है इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से, मतलब इन लोग जिस तरह से मतलब खेल के प्रति जो है जो रुझान है, महिलाओं का रुझान है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और बहुत ही कम उम्र में जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग अपने कम गेंदों में जो है ज्यादा रन बनाते थे, मुल्तान के सुल्तान और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था उनको, उसी तरह से शेफाली वर्मा ने जिस आक्रामकता के साथ वह 21 वर्ष और 278 दिन की उम्र में, अगर कहा जाए यानी कि लमसम 22 वर्ष की उम्र में जो है विश्व कप के फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बनी है शेफाली वर्मा। तो याद रखिएगा शेफाली वर्मा का। तो अर्धशतक इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में जो है सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज बेटा हाफ सेंचुरी, हालांकि 50 और 99 के बीच में रहेगा तो हाफ सेंचुरी ही होगा, और शतक इन्होंने लगाया। और 78 गेंदों में, याद रखिएगा 78 गेंदों में, 78 गेंदों में 87 रन बनाया। कितना? 87 रन। 78 गेंदों में 87 रन इन्होंने बनाया भी है। ठीक है, तो ये भी बात आप सभी को याद रखना है शेफाली वर्मा का। ठीक है, तो पहले देख लीजिए इन चीजों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि शुरुआत तो अगर किया जाए तो शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ जो है पारी की शुरुआत करते हुए जो है स्मृति मंधाना के साथ, चूंकि अगर देखेंगे तो शुरुआत इन्होंने स्मृति मंधाना के साथ किया था और 104 रन, याद रखिएगा 104 रन की साझेदारी की, साझेदारी स्मृति मंधाना के साथ साझेदारी 104 रन की किया। और भारत की पारी को मजबूती प्रदान मिली। और 78 गेंदों में इन्होंने इतना आक्रामक खेला है कि चौके छक्के की एकदम लाइन लाइन लगा दिया। 7 चौके और 2 छक्के इन्होंने मारे थे इसमें, याद रखिएगा 7 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए थे। 7 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए थे। ठीक है, और वीरेंद्र सहवाग ने, आपको याद होगा कि 2003 में रिकॉर्ड तोड़ा भी था। ठीक है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि जिस आक्रामकता के साथ वीरेंद्र सहवाग साहब खेलते थे, उसी आक्रामकता के साथ बहुत दिनों के बाद कोई खिलाड़ी दिखाई दी है, और वो भी एक महिला खिलाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, ये सब पूछा। बल्लेबाजी के बाद जब उन्हें गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई, तब भी शेफाली ने कमाल किया है। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 2 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। तो बल्लेबाजी तो किया है, गेंदबाजी में भी 2 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, तो 2 विकेट इन्होंने लिया भी था, 2 विकेट भी लिया, और सोचिए 7 गेंदों पर, ये भी बड़ी किस्मत कभी कभी साथ दे देती है। तो 7 गेंदों में जो है इन्होंने बहुत अच्छा ये कारनामा कर लिया कि 7 गेंदों पर जो है 2 विकेट इन्होंने लिया भी था। और साउथ अफ्रीका तो खैर कहानी खत्म उसकी।
और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो एक सून लूस की गेंद पर जो है कैच पकड़कर उन्हें आउट भी किया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके नाम। तो खैर ये साबित कर दिया जो है कि ऑलराउंडर हैं ये एक तरह से कहा जाए, और भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर एक नए जोश के साथ ये सारे के सारे खिलाड़ी उनको पहुंचा भी रहे हैं। इनको धन्यवाद भी कि इन्होंने इतना अच्छा खेला। तो जो जो मेन आज हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा, शेफाली वर्मा जी के बारे में पढ़ा, उत्तराखंड में की जो संबोधन 25 वर्ष पूरे हुए उसके बारे में हमने चर्चा किया, और एक एक चीज सिनॉप्सिस हमने बात किया। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति का मुर्मू का संबोधन है, और जीएसटीआर इसके बारे में हमने बात किया। 1 लाख करोड़ का ईएसटीआईसी का पैकेज है और किस लिए है, ये सारे मुद्दों पर हमने बात किया। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखिएगा, ईएसटीआईसी का फुल फॉर्म परीक्षा में हो सकता है पूछ दे कि ईएसटीआईसी क्या होता है, ये पूछ दे आपसे। इसके साथ साथ जो है मेन पॉइंट रूस की पनडुब्बी को लेकर हमने बात किया कि जिसकी नौसेना पे पकड़ है वही ताकतवर है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा किया। इसके साथ साथ रूस की नई परमाणु पनडुब्बी खबरोव्स के बारे में हमने बात किया, और द्वीप समूह के बारे में हमने सब बात किया कि मेन मेन जो चीजें हैं बेटा, उसके निग्रोस द्वीप के बारे में कहां पर है, और इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा परिचर्चा हमने किया भी है। तो चूंकि आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं मैंने आप सभी को बताया, तो ये जो आज के मेन जो पॉइंट्स है बेटा उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा किया, और पूरी शिद्दत के साथ हमने बताने की पूरी कोशिश की। कोशिश भी इसलिए होता है कि आप सभी जो है बेसिक तरीके से चूंकि इसको देखें, और जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को नोट भी करें। अच्छा भी रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी कोशिश करिए कि जो है चीजें अच्छी हो और बेटर किया जाए। इससे बेटर क्या हो सकता है, कोशिश जारी रखिए। और चूंकि करंट अफेयर जो मैं लगातार ले रहा हूं उसका अपना एक नोट्स बनाइए, उसमें कीवर्ड्स जो है उसको लिखिए, और उसका सिनॉप्सिस जरूर लिखिए, ताकि जब भी मेंस हो प्रीलिम्स हो कुछ भी हो तो आप अच्छे से करने की स्थिति में रहे भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें जो है जितना भी पॉइंट बताया गया वो चीजें समझ में आई होगी। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर करिएगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुआ था? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। रूस के राष्ट्रपति कौन है, उसका कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा, और इस समय देश के वित्त मंत्री कौन है इसका भी कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इसका भी मुझे कमेंट में आप सभी जवाब दीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू सो मच।